My YouTube channel Live with Usama, and today's video we're going to review a presentation. My topic is treatment approaches. So without any delay, let's start the topic. ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या है? ये ऐसे आइडियाज़ या टेक्निक्स होती हैं जो कि पेशेंट्स पे अप्लाई की जाती हैं। और लास्ट टाइम जब इनकी काउंटिंग की गई तो इनकी तादाद 225 या इनसे ज़्यादा थी और अब तो इससे भी ज़्यादा होगी। सो ये ट्रीटमेंट अप्रोचेस या थेरेपीज़ कौन कौन सी होती हैं? इसमें आर्ट थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इलेक्ट्रिसिज्म, EMDR, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, नैरेटिव थेरेपी एंड प्ले थेरेपी शामिल है। आर्ट थेरेपी, आर्ट इज़ नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू मेक अदर सी। आर्ट जो एडगर डेगिस के मुताबिक आर्ट वो नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं, बल्कि आर्ट ये है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। सो ये आर्ट थेरेपी जो है कि ये ज़हनी सेहत का पेशा है जो हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद है। और ये कौन कौन से सिम्टम्स है जिनके लिए ये बेनिफिट साबित होता है? उसमें सेल्फ फीलिंग, पर्सनल फुलफिलमेंट, एम्पावरमेंट, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ और सिम्टम रिलीफ, इनमें जो है ये बेनिफिट साबित होता है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें ये बेनिफिट साबित होता है? इसमें ईटिंग डिसऑर्डर, कैंसर, डिसेबिलिटीज़, क्रॉनिक इलनेस, फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अब्यूजमेंट एंड वायलेंस, सेक्शुअल अब्यूज़, चिल्ड्रन एंड टीन्स, डिप्रेशन, अदर मेंटल डिसऑर्डर, सब्सटेंसेस अब्यूज़ एंड एडिक्शन और ट्रामा एंड लॉस, इसमें बेहतर साबित होती है। इसके अलावा हमारे पास आर्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी का मकसद फ़र्द के रवैये को तब्दील करना और उसे स्किल सिखाना है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़र्द किसी पार्टी में शाई बिहेव करता है तो इसे नेगेटिव समझा जाता है और ये हमारी सोशल स्किल्स में कमी की वजह से ऐसा होता है। और इसमें जो है वो एक तरबियत याफ्ता फ़र्द पेशा वराना लोगों के साथ जो है वो मरीज़ों के साथ ताल्लुकात कायम करता है। इसका मकसद इनके सिम्टम्स में कमी लाना होता है और एक बेहतर और बेहतरीन शख्सियत को नशोनुमा देना होता है। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर इन इंक्रीजिंग अडेप्टिव बिहेवियर, इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और टोकन इकॉनमी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो एक तकवीत होती है, रीइंफोर्स होता है जब हमें कोई बिहेवियर चाहिए होता है और हम चाहते हैं कि डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है वो किसी से करवाएं, तो हम उसको जो है वो कोई गिफ्ट, कोई प्राइज़, कोई इस तरह की चीज़ देते हैं जिससे उसको लगता है कि मुझे सराहा जा रहा है और वो उसको दोबारा अगेन करता है। और टोकन इकॉनमी भी इसी की एक किस्म है। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स कौन सी हैं? इसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लोडिंग, थ्रोपैटिक ग्रेडेड एक्सपोजर, पार्टिसिपेटिंग मॉडलिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग, अवर्जन थेरेपी, शेपिंग, प्रीमैक प्रिंसिपल, एक्सटेंशन, टोकन इकॉनमी, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, ओवर्ट सेंसिटाइजेशन एंड टाइम आउट शामिल है। इसके अलावा ओवर्ट कंडीशनिंग प्रोसीजर्स में जो टीच न्यू बिहेवियर्स में न्यू बिहेवियर कैसे सिखाए जाते हैं। मॉडलिंग में जो है वो थेरेपिस्ट ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह से एक मखसूस तर्ज़-ए-अमल अंजाम दिए जाना है और इससे मरीज़ एक ही तर्ज़-ए-अमल को दोहराता है और इस अंदाज से उसको अनामात भी हासिल होते हैं। और अजम्पशन क्या है इसकी? जो तमाम तरह बिहेवियर होते हैं वो अडेप्टिव हों या मेल अडेप्टिव हों और वो लर्नड होते हैं, इनके सीखे जाते हैं। और इसके अलावा जो ये है कि ह्यूमन बींग्स को जो है वो रीइंफोर्स करके उनको कोई भी तकवीत दे के, कोई रिवार्ड दे के, उनको कोई भी जो हमारा जो स्पेसिफिक बिहेवियर है, जो कि डिज़ायर्ड बिहेवियर है, वो करवा सकते हैं उनसे। और उसके बाद हमारे पास CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ अ प्रैक्टिकल शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम द साइकोथेरेपी। ये एक तरह की प्रैक्टिकल थेरी है। उसमें लोगों को जो है उसमें लोगों को सेहतमंद रहने के लिए स्किल सिखाई जाती है और हिकमत अमली तैयार करने में मदद देती है। और इसकी CBT मॉडल क्या है? उसमें थॉट्स, कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस और हमारे बिहेवियर या उसका जो रवैया होता है, ये इसका CBT का मॉडल है। हमारा थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और हमारा रवैया। उसके बाद CBT टेक्निक्स क्या हैं और कौन कौन सी इसमें एक्ट है? एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी ABA, कंपेंशन फोकस थेरेपी CFT, जर्नलिंग और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग CR। उसके बाद व्हेन CBT इज़ यूज्ड, ये CBT कब यूज़ होती है? हमारी मेंटल इलनेस को जो मैनेज करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और जो है वो हमारे जो आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे इमोशंस को मैनेज करने के लिए CBT यूज़ होती है। और कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये नेगेटिव थॉट्स को, तमाम जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़र्द ये समझता है कि वो इस काबिल नहीं कि उसको मोहब्बत और एतमाद दिया जाए या एहतराम किया जाए, तो CBT थेरेपी का मकसद होता है कि उसके इस नेगेटिव थॉट को जो है वो ख़त्म करना और पॉजिटिव सोचना और फ़र्द को एक पॉजिटिव थॉट्स जो है वो प्रोवाइड करना। कॉम्बिनेशन इसमें थेरीज का कॉम्बिनेशन में यह है कि द बेसिस ऑफ दीज टेक्निक्स इन दैट हेल्दी थॉट्स लीड्स टू हेल्दी फीलिंग्स एंड बिहेवियर। जो हमारे हेल्दी थॉट्स होते हैं वो हमें हेल्दी फीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्दी बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। जो कॉग्निटिव थेरेपी, द एम ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज़ टू चेंज द वे टू पर्सन थिंक अबाउट द इशू दैट द काजिंग कंसर्न। यानी कि कॉग्निटिव थेरेपी का जो मकसद है वो फ़र्द के नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना है
और पॉजिटिव सोचने में, मतलब उनको पॉजिटिव सोच देना और नेगेटिव सोच को चेंज करना, ताकि वो जो भी उसका काजेज़ इशू है जिस वजह से वो रिज़ॉल्व किया जा सके। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्रोच है। इलेक्ट्रिक अप्रोच जो है, इसमें ज़बानें पढ़ाने का एक तरीका है जिसमें तलबा ग्रामर और कायद सिखाते हैं और फिर इनको जो है वो जो मदर टंग होती है उनके दरमियान ट्रांसलेट करते हैं। ये कौन कौन से मेथड हैं इसमें हमारे पास? उसमें ग्रामेटिक ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो विजुअल मेथड, बिलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, द साइलेंट वे। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, इसमें जो है वो सादा अल्फाज पर मबनी जो है वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और ऑडियो लिंगुअल जो है उसमें जो है वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तलबा की जो मदर टंग होती है उसका इस्तेमाल किए बगैर जो है वो तलबा को ग्रामर सिखाई जाती है। और डायरेक्ट मेथड में उस्ताज़ा प्रैक्टिस और ड्रिल के ज़रिए ग्रामर पर तलबा की ग्रामर पर जो है वो फोकस करते हैं। बिलिंगुअल मेथड, इसमें उस्ताज़ा जो है वो मदर टंग को इस्तेमाल को अल्फाज या जुमलों के मसावी देकर उनको जो है वो तकसीम कर दिया जाता है उनकी लैंग्वेज को। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसमें जो है वो कम्युनिकेशन का तरीका सिखाया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाते हैं इसमें कि बातचीत किस तरह से करनी है। और इसके अलावा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये थेरी जो ये जो मेथड है ये बेस करता है कि हमारी मेमोरी हमारे जिस्मानी रद्द-ए-अमल से वाबस्ता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें ये ज़बानें पढ़ाने का ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए तलबा कवायद सीखते हैं और फिर इन कवायद के हदफ़ की ज़बान में हदफ़ की यानी कि जो हमारी टारगेट ज़बान होती है उसको जो है वो हमारी मदर टंग के साथ जो ट्रांसलेट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में ये तरीक़ाकार है जिसमें उस्ताज़ा तलबा की जो मदर टंग होती है उसको इस्तेमाल करने से जो है वो ग्रेस करते हैं और चारों स्किल्स जो हमारी होती हैं इनके सुनना बोलना सीखना, सुनना बोलना पढ़ना सीखना, पढ़ना लिखना, इसकी तालीम देते हैं। नेक्स्ट ये जो है ये कोई भी मतलब कि टीचर जो है ये इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, EMDR। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग क्या है? ये जो है ये एक फॉर्म है साइकोथेरेपी की जो कि डेवलप की गई उन हमारे सिम्टम्स को दूर करने के लिए, जो कि हमारे पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं जो कि तकलीफ़ दे होते हैं उनको दूर करने, उनके सिम्टम्स को दूर करने के लिए ये जो है ये डेवलप की गई थी। और जो ये हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट एंड हमारे फ्यूचर जो भी हमारी मेमोरीज़ ऐसी होती हैं, हमारी यादें होती हैं जो कि हमें डिस्टर्ब किए हुए होती हैं, इनको जो है वो रिज़ॉल्व करने के लिए फ्रांसिस शार्पियो ने बनाई थी और उसने जो स्पेशली ये ट्रॉमेटिक पेशेंट के लिए ये थेरी जो है वो डेवलप की थी। इसके अलावा हमारे पास आगे आ जाती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो ने जो है वो इसकी थेरी पेश की थी और इसमें जो है ह्यूमन मोटिवेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कार्ल रॉजर्स का ये कहना था कि हर फ़र्द जो है वो इस काबिल है। ये थेरी उसने काउंसलिंग अप्रोच की उसने 1940 में जो है वो की थी डेवलप। और इसका कहना था कि हर फ़र्द में क्रिएटिविटी होती है, यानी कि हर फ़र्द इस काबिल होता है कि वो जो सोचता है, जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं उसको वो हासिल कर सकता है, यानी कि उसमें इस कदर कैपेबिलिटीज़ पाई जाती हैं एक फ़र्द में कि वो जो सोचता है उसको वो कर सकता है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील खुद इंसान कर सकता है। कार्ल रॉजर्स कहता था कि इंसान बेसिकली जो इंसान होता है वो अच्छा ही होता है और हर इंसान अपने आप को हमेशा बेस्ट मानता है और बेस्ट बनाना चाहता है। और इसने कहा था कि जो काउंसलर होता है वो गाइड करता है टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो काउंसलर होता है वो जस्ट गाइड करता है फ़र्द को कि वो किस तरह से उसके प्रॉब्लम्स को जो है सोल्यूशन कौन सा निकाला जाए और किस तरह से उसके प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए। ये काउंसलर जो है वो रोल प्ले करता है, वो गाइडेंस का होता है। और प्रिंसिपल फॉलोड बाय क्लाइंट सेंट्रल अप्रोच, जो इसमें प्रिंसिपल फॉलो होते हैं वो ये हैं कि पेशेंट को जो है वो रेस्ट करने को कहा जाए, उनको जो है वो रिस्पेक्ट दी जाए, इक्वालिटी दी जाए। और इसके अलावा ये है कि जो भी उसको ट्रबल्स हैं, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है, अगर वो पेशेंट चाहे तो वो उसको किसी तरह से भी चेंज कर सकता है, अपनी गुफ्तगू को मोल्ड कर सकता है। यानी कि अगर वो बचपन की बात कर रहा है तो वो फ़ौरन उसको अपने पेशा वराना जो है वो लाइफ में लेके जा सकता है। तो वो ये उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको किस तरह से भी उसको मोल्ड कर सकता है। और इसके अलावा सेंटर्ड अप्रोच जो थी, क्लाइंट और पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें इसका कहना था कि इंसान जो है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।
इसका कहना था कि इंसान अपनी किस्मत जो है वो खुद लिखता है, और उसके अंदर इतने मतलब उसको इनर ड्राइव्स इतनी होती हैं कि वो किसी भी तरह से मतलब खुद को मनवा सकता है, अपनी हर तरह की ख्वाहिश जो है वो खुद पूरी कर सकता है, उसके अंदर इस कदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी जो है ये हमारे सिम्टम्स रेमिशंस इसमें आते हैं, और इसके अलावा ये सॉल्व इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिप्रेशन, और जो हमारे इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिप्रेशन से रिलेटेड उसको जो है वो ये सॉल्व करता है, ठीक है। और इसका जो है वो अटैचमेंट थ्योरेटिकल बेसिस उसमें अटैचमेंट थ्योरी होती है। पीपल हैव टू फंडामेंटल नीड्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बाउंड्स विद अदर्स when the bonds are disruptive or individual will experiences emotional distress। ये जो है इसमें इस मरहले में फ़र्द की जो बीमारी की शिनाख्त की जाती है, और इसको डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी उसके डिप्रेशन से रिलेटेड होती है उसकी वो शिनाख्त की जाती है इंटरपर्सनल जो थेरेपी है उसमें। और इन्हें इसके जो 3 फेजेस होते हैं, इनिशियल, इंटरमीडिएट फेज़, टर्मिनेशन फेज़। इनिशियल फेज़ में डायग्नोज किया जाता है और उसके जो है उनकी किस वजह से वो पेशेंट के कौन सी सिम्टम्स हैं और वो सबको डायग्नोज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट में उसको क्लैरिफिकेशन की जाती है, उन पे इम्प्लीमेंट यानी कि उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और थर्ड में जो है ये जो है इसमें सिम्टम्स को किस तरह से चेंज किया जाता है इसका रिव्यू लिया जाता है, और उसके इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को चेंजिंग का रिव्यू किया जाता है इसमें, और डिस्कस किया जाता है प्रॉब्लम्स को, ट्रीटमेंट को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये ट्रीटमेंट एट प्रोवाइडिंग पेशेंट विद द स्किल्स टू चेंज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इम्प्रूविंग देयर मूड्स। उनको जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इनको उनके मूड्स को मतलब इम्प्रूव किया जाता है और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग्स बनाया जाता है इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास नैरेटिव थेरेपी। इसमें जो है पेशेंट्स कुछ कहानियाँ सुनाता है और तजर्बाकार इन कहानियों की मदद से जो है वो इसकी स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि फ़र्द कहानियाँ सुनाता है, कोई भी उसको स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें वो कुछ शायद अपनी अनकॉन्शियसली कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो बयान कर रहा होता है, और पेशेंट और जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है कि उसको आइडेंटिफाई करे कि पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम है। और जो है another powerful aspect of narrative therapy is to reoccurring your stories to present a different points of view about your past or problems। नैरेटिव थेरेपी जो होती है इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं, जो भी हम बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टोरीज़ के ज़रिए, तो पेशेंट जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम जस्ट उनको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद प्ले थेरेपी है। प्ले थेरेपी भी आर्ट थेरेपी से मिलती जुलती है। इसमें जो डॉक्टर होता है कुछ एक्टिविटीज़ करने को देता है जिससे फ़र्द के थॉट्स, फीलिंग और मेमोरीज़ का इजहार हो सकता है। यानी कि फ़र्द अपने लफ्ज़ों से अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका इजहार नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये मुश्किल पेश आती है। इसके लिए डॉक्टर इन्हें कुछ प्ले करवाने को कहता है जिससे उनकी फीलिंग्स की जांच पड़ताल करता है और जिससे उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट थेरीज़ जो भी यूज़ होती हैं। ये तमाम तर वो थेरीज़ थी जो कि पेशेंट पे यूज़ की जाती हैं और ये साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। सो मे बी यू लाइक इट। अल्लाह।